स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और हम आ पहुंचे हैं कहानी डकैती का जादूगर के चौथे भाग में। शुरू करते हैं। तब सुबह के 4 बज रहे थे जब सोहनलाल ने तिजोरी खोल दी। राणे, जो कि निश्चिंत था कि तिजोरी नहीं खुलेगी, उसे खुलते पाकर वो तो हक्का बक्का रह गया। तिजोरी के तिजोरी का दरवाजा खुलते ही भीतर पड़े 3 सूटकेस दिखे तो पावड़े झूम उठा। ये तो मजा आ गया। पावड़े सोहनलाल के कंधे पर हाथ मारकर बोला, तू तो ग्रेट है सोहनलाल। चेहरे पर गंभीरता समेटे सोहनलाल पीछे हट गया। पावड़े तिजोरी में रखे सूटकेसों को बाहर निकालने लगा, जो कि काफी भारी थे। परंतु खुशी में डूबे पावड़े ने तीनों सूटकेसों को बाहर निकाला और पलटकर सोहनलाल फिर राणे को देखा। सोहनलाल सिगरेट सुलगाए राणे के पास जा पहुंचा था। इन सूटकेसों में क्या है? रघु ने पूछा। तेरे 10 करोड़, पावड़े ने हंसकर कहा और रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। सोहनलाल तुरंत चौंका, परंतु इससे पहले कुछ कह पाता पावड़े ने गोली चला दी। साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से पिट्ठ की मध्यम सी आवाज उभरी और गोली राणे की छाती में जा लगी। नीचे बैठा राणे पीछे लुढ़क गया। ये तूने क्या किया पावड़े? सोहनलाल गुस्से से चीख पड़ा। पावड़े के दांत भिज गए। उसने रिवॉल्वर सोहनलाल की तरफ कर दी। मुझे इतना पैसा मिल गया है सोहनलाल कि 3 जिंदगी जी सकूं, इसलिए इस जन्म में तो मुझे तेरी जरूरत नहीं पड़ने वाली। विक्की पावड़े ने कड़वे स्वर में कहा। तेरा भी खेल खत्म कर रहा क्या? हक्का बक्का से सोहनलाल कह उठा। ये तू क्या कर रहा है? वही कहा जो तूने सुना। अब तेरी जरूरत नहीं रही। पावड़े, रघु तुरंत सोहनलाल के सामने आ गया। तू सोहनलाल की जान नहीं लेगा? सामने से हट जा रघु। नहीं पावड़े, कभी नहीं। सोहनलाल हमारा यार है। तूने सोचा भी कैसे किसे जान से? ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, पावड़े ने दांत भींच कर कहा। मुसीबत? कैसी मुसीबत? ये बता सकता है कि ये काम हमने किया या देवराज चांद को लेकर मेरे पीछे पड़? ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं तेरे को सोहनलाल की जान नहीं लेने दूंगा, रघु ने सख्त स्वर में कहा। तू सोहनलाल की जान ले सकता है तो मेरी भी जान ले सकता है। ये तू क्या कह रहा है रघु? हम दोस्त? सोहनलाल भी तो दोस्त है। इसलिए तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। तिजोरी खोल के दी। ना खोलता तो तेरे को पैसा कहां से मिलता? हमने ही इसके साथ चालाकी की और ये नहीं बताया कि भीतर 2 लोग मौजूद हैं। अब तो सोहनलाल की जान लेने जा रहा है। मैं पैसे के साथ आराम से जीवन बिताना चाहता हूं, पावड़े बोला। कोई खतरा नहीं चाहता। मेरी गारंटी है कि सोहनलाल तेरे लिए खतरा नहीं बनेगा। कुछ चुप रहकर पावड़े बोला। सोच ले रघु, मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूं। मैं सोहनलाल को मरने नहीं दूंगा, रघु ने दृढ़ स्वर में कहा। पावड़े ने सिर हिलाकर पिस्टल नीचे कर ली। अब तू सोहनलाल को नहीं मारेगा ना? रघु ने पूछा। तू कहता है तो नहीं मारूंगा। रघु सोहनलाल के सामने से हट गया। ठगे से खड़े सोहनलाल ने गहरी सांस ली और कड़वे स्वर में पावड़े से बोला। मान गया तुझे एक अव्वल दर्जे का कमीना इंसान है तू। पहले तुझे पहचान नहीं सका। चुप हो जा सोहनलाल, रघु बोला। यह मामला यहीं खत्म। पावड़े मुझे मारने जा रहा था, वो इसकी गलती थी। इसे समझ आ गया है कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, रघु ने कहा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि। तभी पावड़े ने रिवॉल्वर वाला हाथ उठाया और फायर कर दिया। गोली नीचे पड़े राणे की छाती में जा लगी। राणे कुछ तड़पा, फिर शांत हो गया। पावड़े ने रिवॉल्वर जेब में रखी और तीखे स्वर में सोहनलाल से कहा। जाते वक्त तुझे बेहोश कर जाएंगे। 1.5 घंटे में तेरे को होश आ जाएगा तो निकल लेना यहां से। मुझे बेहोश करने की क्या जरूरत है? सोहनलाल ने तेज स्वर में कहा। जरूरत है, ताकि मुझे छिप जाने का पर्याप्त वक्त मिल सके। इन बैगों में क्या है? रघु ने फिर पूछा। तेरे 10 करोड़, पावड़े ने कहा। अब यहां से निकलने की तैयारी कर। हाथ लगा। तीनों सूटकेस शोकेस से ले चलते हैं।
फिर वहां से बाहर खड़ी वैन में 4:20 हो रहे हैं, कुछ ही देर में दिन निकल जाएगा। फिर पावड़े और रघु ने मिलकर सूटकेसों को शोकेस की विंडो तक पहुंचाया, जहां से वे लोग भीतर आ गए। सूटकेस काफी भारी थे और रघु यही सोचने की चेष्टा कर रहा था कि आखिर भीतर है क्या। तो यहीं रुक, पावड़े बोला। मैं सोहनलाल को बेहोश करके आया, कहकर पावड़े भीतर की तरफ चला आया। सोहनलाल कमरे में खड़ा था। पावड़े के भीतर आते ही निगाह उस पर जा टिकी। पावड़े के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभरी। सोहनलाल ने आंखें सिकोड़कर पावड़े को देखा। अलविदा सोहनलाल, हमारा साथ यहीं तक था। कहने के साथ ही पावड़े ने जेब से साइलेंसर लगी पिस्टल निकाल ली। तू मुझे मारेगा? सोहनलाल के दांत भिज गए। मजबूरी है, तेरा जिंदा रहना। गलत बात पावड़े। दरवाजे की तरफ से रघु की आवाज आई। तूने मेरे से वादा किया है कि सोहनलाल की जान नहीं लेगा। पावड़े ने गर्दन घुमाकर रघु की तरफ देखा। दरवाजे के बीचों बीच रघु रघु के हाथ में रानी की रिवॉल्वर दबी थी। दरवाजे के बीचों बीच खड़े रघु के हाथ में रानी की रिवॉल्वर दबी थी। सोहनलाल एकाएक सतर्क हो उठा कि अब कुछ भी हो सकता है। मैं तो मजाक कर रहा था। पावड़े ने फौरन खुद को संभाला। मैं तो इसे बेहोश करने वाला था। तो कर, पर एक बात मेरे दिमाग में है कि सोहनलाल के हिस्से का क्या होगा। रघु ने पूछा। ये नहीं लेना चाहता, पावड़े बोला। पक्का? पूछ ले। पावड़े ने सोहनलाल को देखा। ये ठीक कहता है सोहनलाल। सोहनलाल पावड़े को घूरता हुआ बोला। ये ठीक कहता है। मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए इस काम से। पावड़े सोहनलाल की तरफ बढ़ा, पिस्टल को साइलेंसर वाले हिस्से की तरफ से पकड़ा। सिर्फ बेहोश करना, रघु बोला। सिर मत खोल देना। पावड़े ने पीछे से सोहनलाल की कनपट्टी पर चोट की तो सोहनलाल की आंखों के सामने अंधेरा नाच उठा। उसने खुद को संभालने की चेष्टा की, परंतु दूसरी चोट ने उसे बेहोशी में पहुंचा दिया। वो नीचे जा गिरा। बढ़िया, रघु बोला। चल अब निकल चलते हैं। दोनों कमरे से बाहर निकले और शोकेस की तरफ बढ़ते चले गए। वहां पर खुली तिजोरी पड़ी थी। रानी ग्रोवर की लाश पड़ी थी और सोहनलाल का बेहोश शरीर पड़ा था। कमरे के दरवाजे के बाहर अज्जू मोरेकर का बेहोश शरीर पड़ा था। आसपास खून बिखरा था। गिरते वक्त उसका सिर फर्श से टकराया, जिसकी वजह से वो उसी पल बेहोश हो गया था। जबकि पावड़े रघु ने ये समझा कि वो मर गया है। अगर वो बेहोश ना हुआ होता तो रघु दूसरा वार करके उसे जरूर मार देता। कमरे में और उसके बाहर खामोशी ठहरे कितनी कठिनता से कमरे में और उसके बाहर खामोशी ठहरे कठिनता से 2 मिनट ही बीते होंगे कि एकाएक अज्जू मोरेकर को होश आने लगा। उसके होंठों से पीड़ा भरी कराह निकली। शरीर कांपा, फिर हिलने लगा। कुछ पलों बाद आंखें खुली तो पेट में पीड़ा की तीव्र लहर उठी। हाथ पेट तक पहुंचा तो एहसास हुआ कि वहां खून है। उसे ध्यान आया कि जब वो बाहर का फेरा लगाने कमरे से बाहर निकला था तो किसी ने उस पर चाकू से वार कर दिया था। वो पीछे को जा गिरा, तब उसका सिर फर्श से टकराया और होश गंवा दिए। सिर के पीछे के हिस्से में भी पीड़ा का एहसास हुआ। उसने करवट ली तो कमरे से बाहर आती रोशनी में खुद को खून में डूबे पाया। अज्जू मोरेकर ने कमरे के खुले दरवाजे की तरफ देखा। भीतर की रोशनी में उसने फर्श पर पड़ी टांगें देखी। कोई फर्श पर पड़ा हुआ था। पता नहीं वो कितनी देर बेहोश रहा। उसकी बेहोशी के दौरान क्या हुआ। राणे, अज्जू मोरेकर ने अपनी कमजोर थकी आवाज में आवाज लगाई, परंतु जवाब में कोई आवाज आहट ना आई। अज्जू मोरेकर ने कुछ गहरी सांस लेने के बाद पुनः आवाज लगाई। राणे, तू कहाँ है? लेकिन खामोशी ही ठहरी। अज्जू मुड़कर कई पलों तक कमरे में दिख रही टांगों को देखता रहा। यही सोचता रहा कि राणे शायद जिंदा नहीं है। वो कमजोरी महसूस कर रहा था। खून काफी बह गया था। एक हाथ पेट के जख्म पर था, दूसरे हाथ से जेब में से मोबाइल निकाला और ओमी खुराम के नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। दूसरे ही पल उधर से बेल जाने लगी। लंबी बेल जाने के बाद ओमी खुराम का नींद से भरा सर कानों में पड़ा। ये कोई वक्त है अज्जू फोन करने का? ओमी, अज्जू मोरेकर का सर टूटने लगा।
यहाँ गड़बड़। क्या? उधर से ओमी खुराम उधर से ओमी खुराम एकाएक सतर्क हो उठा। जल्दी से यहाँ आ जा। क्या हुआ? पता नहीं, मैं घायल हूं। राणे शायद नहीं रहा। यहाँ पर कोई था। मुझे डॉक्टर की जरूरत है। हम अभी आ रहे हैं। इसके साथ ही ओमी खुराम ने उधर से फोन बंद कर दिया। अज्जू मोरेकर ने फोन पास ही में रखा और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अगला दृश्य। शोभा नारायण दास बुटीक में ओमी खुराम अन्य 5 साथियों के साथ पहुंचा तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। दिन निकल आया था। सड़क पर से ट्रैफिक निकल रहा था। बुटीक में सन्नाटा छाया हुआ था। अज्जू मुरेकर को बेहोश पाया। कमरे में उन्हें रानी ग्रोवर की लाश मिली और सोहनलाल बेहोश मिला। तिजोरी खुली पड़ी थी और खाली थी। ये सब बातें उन लोगों को झटका देने के लिए काफी थी। अज्जू मुरेकर को 2 लोग तुरंत उठाकर गाड़ी में डालकर डॉक्टर के पास ले गए। रानी ग्रोवर को मृत देखकर ओमी खुराम को काफी तकलीफ हुई। वो सालों से इकट्ठे काम कर रहे थे। बेहोश पड़े सोहनलाल को उसने ध्यान से देखा और पाया कि इस आदमी को उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक आदमी तिजोरी के खुले दरवाजे के पास पहुंचा और होल में फंसे हैंडल को देखा। किसी ने तिजोरी खोल ली। पास आता सैम नाम के आदमी से कह उठा। हैरानी है, कंपनी तो कहती थी कि इस तिजोरी को कोई खोल नहीं सकता। तिजोरी का हैंडल बना लिया। ये काम कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है, सैम बोला। लेकिन ये काम एक ही बार में नहीं हो सकता। इसके लिए काफी वक्त लगा होगा कि हैंडल को होल में लगाकर बार बार चेक किया जा सके। किसी को पता कैसे लगा कि यहाँ तिजोरी है, भीतर दौलत है? पास आता तीसरा आदमी कह उठा। इन बातों का जवाब हमारे पास नहीं है। सैम ने बेहोश सोहनलाल पर निगाह मारी। वो बताएगा। उसे बेहोश करके यहाँ छोड़ा गया है। मैंने उसकी कनपट्टी पर चोट का निशान देखा है। वो दौलत ले जाने वालों का साथी है। सैम ओमी खुराम के पास प- आ, सैम ओमी खुराम के पास पहुंचा, जो कि रानी की लाश के पास मौजूद था। रानी की मौत का अफसोस है मुझे। तुम लोग इकट्ठे काम करते थे, सैम ने कहा। राणे सही था, ओमी खुराम ने अफसोस भरे स्वर में कहा। मैं ही उसे समझ ना सका। वो कहता रहा कि हमारे जाने के बाद यहाँ कोई आता है, परंतु मैंने उसकी बात को मात्र उसका वहम समझा। लेकिन ये सही कहता था। अब हमें आगे का काम देखना है, सैम बोला। अज्जू बच जाएगा क्या? कह नहीं सकता, सैम ने कंधे उचकाए। हालत खराब ही थी उसकी। मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने ये सब किया है, ओमी खुराम गुर्रा उठा। यह तुम्हारा व्यक्तिगत मामला नहीं है। इसमें जैम डिमोरा की बहुत बड़ी दौलत भी चली गई है। जैम डिमोरा ही फैसला लेगा कि क्या करना है। ओमी खुराम ने खुद को संभाला। राणे ने जैम डिमोरा से कहा था कि उसे शक है यहाँ कोई आता है, इसलिए वो तिजोरी के पास रहना चाहता है। जैम डिमोरा ने हाँ कह दी, सैम ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु राणे और रज्जू यहाँ के हालातों को संभाल नहीं सके। क्या पता यहाँ क्या हुआ होगा। जो भी हुआ हो, हालातों को संभाल नहीं सके। राणे की लाश सामने है और रज्जू पता नहीं बच पाता है कि नहीं। हमें अभी जैम डिमोरा को फोन करके सारे हालात बताने होंगे और अगले आदेश लेने होंगे, सैम बोला। जैम डिमोरा को यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी दौलत चली गई, राणे मर गया और रज्जू मोरेकर मौत के करीब है। बताना है उसे अभी। तुम ही बताओ, ओमी खुर्राम गंभीर स्वर में बोला। सैम ने हर तरफ नजर मारी, फिर फोन निकालकर कमरे में एक तरफ चला गया। सैम 5 मिनट जैम डिमोरा से फोन पर बात करता रहा। ओमी खुर्राम राणे ग्रोवर की लाश के पास ही टहल रहा था। स्पष्ट था कि रानी की मौत का उसे बहुत दुख हो रहा था। अन्य 4 तिजोरी के पास खड़े बातों में व्यस्त थे। यहाँ का माहौल गंभीरता से भरा था इस वक्त। सैम फोन बंद करके ओमी खुराम के पास आता कह उठा। जैम डिमोरा कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, हम उन लोगों को तलाश कर लेंगे जो दौलत ले गए हैं। उसका कहना है कि जब तक वो नहीं हिंदुस्तान पहुंचता, तब तक मामले को विनय बरूटा संभालेगा। विनय बरूटा? ओमी खुराम ने सैम को देखा। फोन करो उसे,
विनय बरूटा का नंबर है तुम्हारे पास? क्या तुम जानते हो उसे? 15 दिन पहले ही इसी काम के सिलसिले में उससे एक बार मिला था। जब जैम डिमोरा इंडिया कब आएगा? परसों वो इंडिया पहुंच जाएगा। ओमी खुराम ने विनय बरूटा को फोन किया, सारी बात उसे बताई। विनय बरूटा ने यह कहकर फोन बंद कर दिया कि वो आ रहा है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। एक आदमी पास आता क्या उठा। विनय बरूटा आ रहा है, सैम ने उससे कहा। जैम डिमोरा के आने तक मामला वही संभालेगा। विनय बरूटा तो जैम डिमोरा का दोस्त है, मैं उससे कभी मिला नहीं। हाँ वही, ओमी जानता है उसे, मिल चुका है, सैम ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि किसी को कैसे पता चला कि यहां रखी तिजोरी में दौलत है। सुबह हमने दौलत रखी और रात को कोई तिजोरी खोलकर उसे निकाल ले गया। ये तो हैरानी वाली बात है कि उन्होंने तिजोरी का हैंडल भी तैयार कर लिया, तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर भी लगा लिया, जबकि कंपनी कहती थी कि कोई भी तिजोरी को। तभी सोहनलाल की कराह उभरी। सोहनलाल को होश आना शुरू हो गया था। इसे होश आ रहा है? एक ने होंठों से कहा। तिजोरी के पास खड़े तीनों भी पास आ गए। ओमी खुराम के होंठ भिज गए। सोहनलाल का शरीर हिलने लगा था, फिर एकाएक उसकी आंखें खुल गई। वो उठ बैठा। सबकी खतरनाक निगाह सोहनलाल पर थी। सोहनलाल अजीब सी निगाहों से उन सबको देखने लगा। उसका हाथ कनपट्टी पर पहुंच गया, जहां चोट मारकर उसे बेहोश किया गया था। फौरन ही सब कुछ याद आ गया था उसे। पावड़े ने उसे चोट मारकर बेहोश किया था। वो तो उसे शूट करने वाला था कि तभी रघु वहां आ गया, तो पावड़े को अपना प्रोग्राम बदलना पड़ा। हरामी पावड़े को नहीं छोड़ूंगा। परंतु ये लोग हैं कौन? सोहनलाल ने घड़ी देखी। सुबह के 6 बजने वाले थे। इतनी जल्दी सैम डिमोरा के इतनी जल्दी जैम डिमोरा के आदमी आ नहीं सकते। सोहनलाल को लगा नई मुसीबत में फंस गया वो। अगले ही पल उन लोगों के चेहरे ठीक से देखने के बाद वो समझ गया कि ये जैम डिमोरा के ही लोग हैं। इन्हें उसने देखा था जब ये लोग तिजोरी लेकर आए थे। परंतु ये इतनी सुबह यहाँ कैसे पहुंच गए? ये तो 10-11 बजे फेरा लगाते थे। होश आ गया तुम्हें? सैम ने खतरनाक स्वर में कहा। तुमने जैम डिमोरा की दौलत लूट ली तिजोरी से। लगता है कोई खास बात ही होगी जो तुम्हारे साथी तुम्हें बेहोश करके यहाँ छोड़ गए। कौन है तुम्हारे साथी? सोहनलाल उठ बैठा कि तभी उसकी निगाह पास पड़े राणे ग्रोवर की लाश पर पड़ी। उसने तुरंत मुंह फेर लिया। हमारे एक आदमी को तुम लोगों ने मार दिया, दूसरा मरने की हालत में है, सैम ने पुनः कहा। दूसरा? सोहनलाल ने सैम को देखा। जो दरवाजे के बाहर था, वो जिंदा है? सोहनलाल की आंखें सिकुड़ी। किस्मत से उसी ने फोन करके यहाँ के हालातों की जानकारी दी। सैम का खतरनाक स्वर सुनकर सोहनलाल संभल गया। सोहनलाल को लगा कि जैसे अब मुसीबतें शुरू हो गई हैं। तुम लोग कब से तैयारी कर रहे थे तिजोरी खोलने की? ओमी खुराम बोला। जिस दिन से तिजोरी यहां फिट की गई। ओह, तो तुम्हें तिजोरी फिट करने का दिन भी पता है? ओमी खुराम के दांत भिज गए। हमारे कामों की तुम्हें खबर कैसे लगी? मुझे नहीं पता। सच बताओ वरना। यह खबर मेरा साथी लाया था। उसने मुझे नहीं बताया कि खबर कहां से मिली उसे। झूठ मत बोलो, ओमी खुर्राम गुर्रा कर बोला। सोहनलाल ने उसे देखा, कहा कुछ नहीं। अपने साथियों के नाम बताओ, ये भी कि वो दौलत लेकर कहां गए हैं, ओमी खुराम ने दांत भींच कर कहा। सोहनलाल चुप रहा। जिंदा रहना चाहते हो तो हमारी बातों का जवाब देते रहो। तुम लोगों के साथियों की मौत का दुख है मुझे। मैं नहीं चाहता था कि उनकी जान जाए, परंतु मेरे बस में कुछ नहीं था। इसी वजह से मेरे साथियों से मेरी कहासुनी हुई और वो मुझे बेहोश कर गए, सोहनलाल गंभीर स्वर में बोला। मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारे साथी दौलत लेकर कहां गए, ओमी खुराम ने खतरनाक स्वर में पूछा। सोहनलाल ने सोच भरी निगाहों से ओमी खुराम को देखा। बताओ, ओमी खुराम गुर्रा उठा।
वैसे तो मैं तुम्हें ये बात कभी नहीं बताता, परंतु वो लोग मुझे बेहोश करके यहाँ छोड़ गए, इसलिए बता रहा हूँ कि उनके नाम विक्की पावड़े और रघु हैं, और पावड़े दौलत लेकर अपने फ्लैट पर जाने वाला था। तुम तीन ही थे इस काम में? हाँ। विक्की पावड़े का पता बोलो। सोहनलाल ने विक्की पावड़े का पता बता दिया। खुराम ने फौरन सैम से कहा, तुम सबको लेकर इस पते पर जाओ, मैं इसके पास रहूंगा। विनय बरूटा भी यहां पहुंचता ही होगा। विनय बरूटा? सोहनलाल चौंका। सैम फौरन ही अन्य चारों के साथ वहां से चला गया। तुम विनय बरूटा के यहां आने के बारे में कह रहे थे? सोहनलाल बोला। ओमी खुराम ने सोहनलाल को मौत सी निगाहों से देखते कहा, जानते हो विनय बरूटा को? थोड़ा सा। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। उससे मिले हो? सोहनलाल ने हाँ में सिर हिला दिया। ओमी खुराम की आंखें सिकुड़ी। कहीं तुम्हें विनय बरूटा ने ही तो यहाँ की खबर नहीं दी? नहीं, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा, मेरा उसका कोई मतलब नहीं। सच कह रहे हो? हाँ। तुम्हें यहाँ की जानकारी कैसे मिली? बताया तो तुम्हें, परंतु मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं कि तुम्हारे साथी ने तुम्हें यह ना बताया हो। अब वो मेरा साथी नहीं है। वो मुझे बेहोश करके सारी दौलत ले गया। उसके मेरे रास्ते अलग हो गए। मेरे ख्याल से तुम हालातों को ठीक से समझ नहीं रहे हो। ओमी खुराम ने अपने स्वर के भावों पर काबू पाते हुए कहा, यह मामला जैम डिमोरा जैसे इंसानों से वास्ता रखता है। सारी दौलत जैम डिमोरा की है, जिस पर तुम लोगों ने हाथ डाला है। सोहनलाल खामोशी से ओमी खुराम को देखता रहा। जैम डिमोरा के बारे में जानते हो? थोड़ा बहुत। मतलब कि जानते हो। तुम जिस स्थिति में हमारे हाथ लगे, रानी की लाश ये पड़ी है। अज्जू का कुछ पता नहीं कि वो बच पाता है या नहीं। ऐसे में तुम तो बचने वाले नहीं। जैम डिमोरा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर बचना चाहते हो तो कोई काम की जानकारी दो। काम की जानकारी? जैसे कि ये बताओ कि तुम लोगों को यहां रखी दौलत के बारे में किसने बताया? बताया तो मैं बच सकूंगा। खबर काम की निकली तो तुम बच सकते हो। शायद खबर काम की है, सोहनलाल ने सोच भरे स्वर में कहा। तो बताओ। ओमी खुराम की निगाह सोहनलाल के चेहरे पर थी। विक्की पावड़े, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, हाँ, वो विनय बरूटा के लिए काम कर रहा है इन दिनों। क्या? ओमी खुर्राम चौंका। पावड़े ने ही मुझे ये बात बताई थी। तुम्हारा मतलब कि पावड़े के पीछे विनय बरूटा है? ओमी खुर्राम की आंखें सिकुड़ी। मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि पावड़े ने बताया वो इन दिनों विनय बरूटा के लिए काम कर रहा है। ये सारी खबरें उसे बरूटा से ही मिल रही हैं, परंतु उसने बताया कि यहां पर हाथ मारने का फैसला पावड़े का अपना है। ऐसा विक्की पावड़े ने तुम्हें कहा, लेकिन क्या पता इसके पीछे विनय बरूटा का ही दिमाग चल रहा हो। ये मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं। पता होता तो जरूर बताता। मेरे ख्याल में तो पावड़े ने यह सब अपने दम पर ही किया है। मैं तुम्हें एक आदमी का हुलिया बताता हूं, तुम बताना कि क्या ये ही पावड़े है। ओमी खुराम ने विक्की पावड़े का हुलिया बताया। हाँ। हुलिया सुनकर सोहनलाल ने कहा, यह पावड़े का ही हुलिया है जो तुमने बताया है। तुम इससे कहाँ मिले? एक बार विनय बरूटा से मिला था तो इस हुलिया का आदमी उसके साथ था। वो पावड़े ही रहा होगा, सोहनलाल बोला। अब क्या मेरी जान बख्शी हो सकती है? इसका फैसला जैम डिमोरा ही करेगा। पर यह बात तुमने काम की बताई कि दौलत लूटने वाला विनय बरूटा का साथी है। ओमी खुर्राम के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। विनय बरूटा खुद डकैतियां करता है। 15-20 अरब की दौलत देखकर उसे लूटने का प्रोग्राम बना लिया हो तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये तुम कह रहे हो, ऐसा मैंने नहीं कहा। हाँ, तुम्हारी बातें सुनकर कुछ ऐसा ही नतीजा निकलता है। तुम्हारा नाम क्या है? सोहनलाल। तिजोरी किसने खोली? मैंने। तुमने? ओमी खुर्राम ने सोहनलाल की आंखों में झांका। मैं ही ये काम करता हूं, विनय बरूटा को पता है। हैरानी की बात है कि 3 लोगों ने तिजोरी में से दौलत लूटी,
और उनमें से 2 बरूटा से मिल चुके हैं। मैंने कहा ना, मेरी तरफ से इस मामले में विनय बरूटा का हाथ नहीं है, सोहनलाल कह उठा। तीसरा, जिसका नाम तुमने रघु बताया, वो भी बरूटा से मिल चुका है? मैं नहीं जानता, पर मेरे ख्याल से नहीं मिला। तुमने तो बहुत दिलचस्प बातें बताई हैं। जैम डिमोरा को ये सब सुनना अच्छा लगेगा। अभी जैम डिमोरा से बात करोगे? फोन पर बात होगी। जैम डिमोरा को ये बातें बताना जरूरी। मेरे बारे में पूछ लेना कि अगर वो मुझे जाने दे तो। तुमसे तो परसों जैम डिमोरा मिलेगा। परसों वो इंडिया आ रहा है। ओमी खुराम ने जेब से फोन निकालते हुए कहा। मुझे विश्वास होता जा रहा है कि इस मामले के पीछे विनय बरूटा का ही हाथ है। उसके इशारे पर ही दौलत पर हाथ डाला गया। उसने विक्की पावड़े को आगे कर दिया और खुद पीछे रहा। यही हुआ होगा। सोहनलाल चुप रहा। ओमी खुराम ने जैम डिमोरा का नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। बात हो गई। ओमी खुराम जैम डिमोरा को सारे हालात बताने लगा। सोहनलाल खामोशी से बैठा सुनता रहा, अपनी स्थिति पर गौर करता रहा। यह बात उसे साफ तौर पर महसूस हो रही थी कि वह बुरी तरह फंस चुका है। जैम डिमोरा उसे छोड़ने वाला नहीं है। उसे बातों में व्यस्त पाकर एकाएक सोहनलाल खड़ा हुआ। उसका इरादा दरवाजे से बाहर निकलकर शोकेस के रास्ते बुटीक से बाहर चले जाने का था, परंतु उसके खड़े होते ही बातें करते उमी खुराम ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली और उसे नीचे बैठ जाने का इशारा किया। सोहनलाल को वापस बैठना पड़ा। उमी खुराम ने फोन बंद करके जेब में रखा और बोला, यहां से खिसकने की सोच रहे थे? टांगें सीधी करने के लिए उठा था, सोहनलाल ने सामान्य स्वर में कहा। अपनी टांगों को संभाल के रखो, उमी खुर्राम ने चुपते स्वर में कहा। जैम डिमोरा क्या बोला? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, उमी खुर्राम बोला। पावड़े ने तुम्हें यही कहा था कि वो दौलत लेकर अपने फ्लैट पर जाएगा? हाँ, पहले तो यही प्रोग्राम था। कहीं मेरी वजह से प्रोग्राम बदल ना गया हो। पता चल जाएगा। सोहनलाल ने बैठे बैठे अपनी जेब में हाथ डाला। उम्मी खुराम ने तुरंत उसकी तरफ रिवॉल्वर कर दी। मेरे पास हथियार नहीं है, मैं हथियार नहीं रखता। तलाशी ले लो, सिगरेट निकाल रहा हूं, सोहनलाल बोला। सोहनलाल ने सिगरेट निकाली। खड़े हो जाओ। सोहनलाल के खड़े हो जाने पर उम्मी खुराम ने एक हाथ में रिवॉल्वर पकड़े, दूसरे हाथ से सोहनलाल की तलाशी ली, फिर पीछे हटते हुए रिवॉल्वर जेब में रख ली। उसके चेहरे पर सख्ती ठहरी हुई थी। सोहनलाल नीचे बैठ गया, सिगरेट सुलगा ली। तुम लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं, शूट करोगे मुझे, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है, सोहनलाल शांत स्वर में बोला। बोला तो तुम्हारा फैसला जैम डिमोरा करेगा। वैसे लगता नहीं कि वो तुम्हें जिंदा छोड़े, उम्मी खुर्राम ने सख्त स्वर में कहा। मेरा भी यही ख्याल है। कुछ पल उनके बीच चुप्पी रही। उम्मी खुर्राम टहलने लगा, परंतु सतर्क निगाहें सोहनलाल पर थी। तुम्हारी अपने साथियों से इसलिए बिगड़ी कि तुम्हें काम के दौरान खून खून खराबा पसंद नहीं, उम्मी खुर्राम बोला। काम के दौरान नहीं, वैसे भी मुझे खून खराबा पसंद नहीं, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। पावड़े मुझे भी मारने वाला था। फिर बचे कैसे? रघु को ये अच्छा नहीं लगा कि वो मुझे मारे। उसने रोका। मेरा रघु पर एक एहसान था, सोहनलाल ने कहा। वो क्या? कई साल पहले जब वो बीमार हुआ था तो मैंने उसका पूरा ध्यान रखा, उसका इलाज करवाया। इसमें मेरे 2 महीने लग गए थे। तब रघु ने कहा था कि वो मेरे लिए हर काम करेगा, परंतु मुझे उसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो वक्त रघु को जरूर याद होगा, तभी उसने मुझे मरने नहीं दिया। तुम ये बात क्यों नहीं मानते कि विक्की पावड़े के पीछे विनय बरूटा ही है? उसके इशारे पर ही विक्की पावड़े ने ये काम किया। मुझे पावड़े ने ऐसी कोई बात नहीं कही। पावड़े ने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा, पर ऐसा हो तो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है। मैंने तुम्हें वही बताया जिसकी जानकारी मुझे थी। अगर पावड़े के पीछे विनय बरूटा है तो जैम डिमोरा की दौलत वापस नहीं आने वाली, उम्मी खुराम ने कहा।
तुम्हारा मतलब कि विक्की पावड़े अपने फ्लैट पर दौलत के साथ नहीं मिलेगा? ऐसा ही होगा अगर ये काम विनय बरूटा के इशारे पर हो रहा है। तब पावड़े दौलत को अपने फ्लैट पर नहीं, विनय बरूटा के पास लेकर जाएगा। बड़ी बात नहीं, जब वो दौलत के साथ निकला हो तो विनय बरूटा बाहर ही मौजूद हो। क्या पता पावड़े दौलत के साथ अपने फ्लैट पर ही मिल जाए। तभी ओमी खुराम का फोन बज उठा। ओमी खुराम ने बात की, दूसरी तरफ विनय बरूटा था। तुम बुटीक के भीतर हो? विनय बरूटा की आवाज कानों में पड़ी। हाँ। शटर खोलो, मैंने भीतर आना है। शटर को सिर्फ नीचे किया हुआ है, थोड़ा सा उठाकर भीतर आ जाओ, फिर इसे नीचे गिरा देना। कहने के साथ ही ओमी खुराम ने फोन बंद किया। चेहरे पर और भी ज्यादा सख्ती दिखने लगी थी। वो बोला, विनय बरूटा आ पहुंचा है। ओह। सोहनलाल ने इतना ही कहा। ओमी खुराम बेचैन दिखने लगा था। सोहनलाल के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। 5 मिनट बाद विनय बरूटा की आवाज सुनाई दी। वो ओमी खुराम को पुकार रहा था। ओमी खुराम दरवाजे पर पहुंचा और ऊंचे स्वर में विनय बरूटा से इधर आने को कहा। मिनट भर बाद ही विनय बरूटा कमरे में आ पहुंचा। भीतर प्रवेश करते ही उसकी निगाह सोहनलाल पर पड़ी तो वो बुरी तरह चौंका। तुम? उसके होठों से निकला। सोहनलाल टकटकी बांधे विनय बरूटा को देखने लगा। ओमी खुर्राम की कठोर निगाह विनय बरूटा पर थी। तो जैम डिमोरा की दौलत लूटने के पीछे देवराज चौहान है? विनय बरूटा कमरे में प्रवेश कराया। ये बात जानकर मुझे हैरानी हो रही है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस काम के पीछे देवराज चौहान होगा। परंतु अब मुझे समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी दौलत की हवा देवराज चौहान को मिल गई और उसने ये कारनामा कर डाला। लेकिन जैम डिमोरा के हाथों से देवराज चौहान बच नहीं सकता। उसने खुद को मुसीबत में डाल लिया है। सोहनलाल शांत खामोश सा बैठा रहा। देवराज चौहान कौन है? ओमी खुराम ने पूछा। इस सोहनलाल का खास है और हिंदुस्तान का माना हुआ डकैती मास्टर है। वो उस जगह पर डकैती जरूर करता है जहां डकैती में सफल होने की संभावना ना हो। मेरे विचार से तो वो सफल डकैती मास्टर है, विनय बरूटा ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान डकैती मास्टर, शायद ये नाम सुन रखा है मैंने, ओमी खुर्राम बोला। सोहनलाल देवराज चौहान का ही खास आदमी है, लेकिन हैरानी है कि ये पकड़ा गया। देवराज चौहान तो अपने साथियों का पूरा ध्यान रखता है। क्यों सोहनलाल, तुम हाथ कैसे लग गए? देवराज चौहान तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। ओमी खुराम विनय बरूटा को देखे जा रहा था। सोहनलाल चुप था। विनय बरूटा की निगाह कमरे में घूमने लगी। खाली तिजोरी को देखा। राणे ग्रोवर की लाश को देखते ही कह उठा, ये कैसे मरा? विनय बरूटा की आंखें सिकुड़ी। डकैती करने वालों ने इसे मारा, ओमी खुराम ने कहा। यह कैसे हो सकता है? देवराज चौहान तो दौलत के लिए किसी की जान नहीं लेता। ये बात तुम जानते हो? मैं देवराज चौहान के बारे में काफी कुछ जानता हूं। उससे कई बार मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन उसकी मेरी दोस्ती नहीं है। मैं नहीं मान सकता कि दौलत पाने के लिए देवराज चौहान किसी का कत्ल कर देगा। उसने आज तक ऐसा नहीं किया, विनय बरूटा बोला। सोहनलाल ने अभी तक कुछ कहने की चेष्टा नहीं की थी। क्या हुआ था यहाँ? विनय बरूटा ने उम्मी खुराम से पूछा। उम्मी खुराम ने बताया कैसे अज्जू मुरेकर का फोन आया और जब वो यहाँ पहुंचे तो क्या देखा। चिंता की कोई बात नहीं, विनय बरूटा ने कहा। दौलत वापस मिल जाएगी। कैसे? सोहनलाल हमारे पास है और दौलत देवराज चौहान के पास। देवराज चौहान कभी नहीं चाहेगा कि सोहनलाल की मौत हो जाए। तुम्हारा मतलब कि दौलत देवराज चौहान के पास है और सोहनलाल के बदले में वो दौलत लौटा देगा? यही मेरा मतलब है। सोहनलाल को देखते ही विनय बरूटा मुस्कुरा पड़ा। ओमी खुराम और सोहनलाल की नजरें मिली। तुम्हारा दोस्त साथ नहीं आया? ओमी खुराम ने सामान्य स्वर में पूछा। दोस्त? मेरा तो कोई दोस्त नहीं। साथी होगा, वही जो उस दिन तुम्हारे साथ था जब मैं तुमसे मिला। तो तुम विक्की पावड़े की बात कर रहे हो? विनय बरूटा ने कहा। वो मेरा साथी भी नहीं है।
बीते कुछ महीनों से उससे जैम डिमोरा के काम ले रहा था। जैम डिमोरा मेरा दोस्त है, उसने कई काम मुझ पर छोड़ रखे थे। वो जानता था कि जैम डिमोरा अपनी दौलत यहाँ रखने जा रहा है। हाँ, उससे बातें होती रहती थी। परंतु तुम पावड़े के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे हो? विनय बरूटा ने उमी खुराम को देखा। इस वक्त विक्की पावड़े है कहाँ? अपने घर पर होगा, लेकिन क्या बात है जो तुम विक्की पावड़े को फोन लगाओ। तुम आखिर कहना क्या? फोन तो लगाओ। ओमी खुराम अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। विनय बरूटा की आंखें सिकुड़ी। वो कुछ पल ओमी खुराम को देखता रहा, फिर बोला, तो कोई बात है जो तुम मुझे नहीं बता रहे? मैंने ठीक कहा ना? सब कुछ बता दूंगा। विक्की पावड़े को फोन लगाकर उसे यहां आने को कहो। ओमी खुराम का स्वर शांत था। विनय बरूटा ने फोन निकालकर नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। कुछ पलों बाद विनय बरूटा कान से फोन हटाता कह उठा, बेल जा रही है। वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। नींद में होगा। पर क्या बात है, तुम पावड़े का जिक्र ले बैठे? तुम सब जानते हो। क्या मतलब? विनय बरूटा की आंखें सिकुड़ी। जैम डिमोरा की दौलत पर हाथ तुमने मारा है विनय बरूटा साहब। ओमी खुराम शब्दों को चबाकर कह उठा, तुमने? क्या बकवास कर रहे? इतनी बड़ी दौलत को सामने पाकर तुम खुद को रोक नहीं पाए? चालाकी तुमने की। खुद पीछे रहकर काम किया और विक्की पावड़े को आगे कर दिया। इस सारे काम पर तुम्हारा ही दिमाग चल रहा। तुम पागल हो गए हो क्या? विनय बरूटा हक्का बक्का सा कह उठा। तुम कह रहे हो कि जैम डिमोरा की दौलत मैंने लूटी है? यही कह रहा हूं कि अगर ये बात किसी और ने कही होती तो चालाक बनने का कोई फायदा नहीं। तुम फंस चुके हो। सारी बात खुल चुकी है। बात खुल चुकी है? जब कोई बात ही नहीं है तो खुलने का सवाल कहां से आता है? मैं जैम डिमोरा की दौलत के बारे में गलत बात सोचूंगा भी नहीं। वो मेरा दोस्त है। मुझे बताओ क्या बात है, तुम किस दम पर इतनी बड़ी बात कह रहे हो? विनय बरूटा का स्वर कठोर हो गया। विक्की पावड़े जैम डिमोरा की दौलत यहां से उड़ाकर ले गया है। पावड़े? विनय बरूटा के चेहरे पर अविश्वास के भाव उभरे। क्या कहते हो? ओमी खुराम की कठोर निगाह विनय बरूटा के चेहरे पर थी। वो बोला, ये मत समझना कि तुम जैम डिमोरा के दोस्त हो तो दोस्ती की आड़ में बच जाओगे। जैम डिमोरा ऐसे ऐसे दोस्तों को पसंद नहीं करता जो दोस्ती के नाम पर धोखा दें। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि चालाक बनना छोड़ दो। जो गलती की है उसे मान लो। मान लो? तुम सीधे सीधे मुझ पर उंगली उठा रहे हो, जबकि मैं कह चुका हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। तुम कहते हो कि विक्की पावड़े यहां से दौलत ले गए। यह असंभव बात है। पावड़े में इतना बड़ा काम करने का हौसला नहीं है। ऊपर से तुम कह रहे हो कि पावड़े ने मेरे इशारे पर काम किया। ये सब बकवास है। मुझे कुछ नहीं पता कि पावड़े ऐसा कुछ कर रहा है। जैम डिमोरा मेरा दोस्त है। मैं उसके साथ गलत बात करने की सोच भी नहीं सकता। कहने के साथ ही विनय बरूटा सोहनलाल के पास पहुंचकर बोला, तुम बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? मैं बता चुका हूं इसे। सोहनलाल बोला। तुम मुझे बता। ये मुझे बेईमान कह रहा है। तू अच्छी तरह जानता है कि इस मामले से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ विक्की पावड़े को जानता हूं। क्या पावड़े सच में इस काम में शामिल था? इस काम का वही प्लानर था। क्या? पावड़े इस काम में था? उसने ये सब किया? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। तू सब कुछ बता। सोहनलाल ने विनय बरूटा की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे देखते ही तूने सारा मामला देवराज चौहान पर थोप दिया। वो तो मैं अब भी कहता हूं कि तू इतना बड़ा हाथ देवराज चौहान के बिना नहीं मार सकता। विनय बरूटा ने कहा, यही बात तो मैं सोच रहा हूं कि तेरी शय के बिना पावड़े इतना बड़ा हाथ मारने की सोच भी नहीं सकता। तो ये पक्का है कि ये काम पावड़े ने किया है? सही बोला तू। मेरा दिल नहीं मानता कि इतना बड़ा काम तुम लोग देवराज चौहान के बिना कर सकते हो। मेरे पीछे देवराज चौहान तो नहीं रहा, परंतु पावड़े के पीछे तू हो सकता है, क्योंकि तू जैम डिमोरा की दौलत की खबर रखता था। और सोहनलाल,
और पावड़े से इन दिनों तू काम ले रहा था। मैंने मुझे मुझे कुछ नहीं पता था कि पावड़े किस चक्कर में है इन दिनों। इस बात का विश्वास जैम डिमोरा को दिला, मुझे नहीं। विनय बरूटा ने होंठ भींच लिए, फिर सख्त स्वर में बोला, मुझे सारी बात बता। सोहनलाल ने विनय बरूटा को सारी बात बताई। विनय बरूटा ने शुरू से अंत तक की सारी बात सुनी। ओमी खुराम ने भी सब सुना। विनय बरूटा अब गंभीर दिखने लगा। वो ओमी खुराम से बोला, मेरे लिए ये सब नया है। मुझे नहीं पता था कि पावड़े क्या कर रहा है। मुझे अभी भी भरोसा नहीं कि वो इतनी हिम्मत का काम कर गया, और इन बातों का कोई फायदा नहीं। मुझे समझ में आ गया है कि तेरे दम पर पावड़े ने यह काम किया। ओमी खुराम बोला, मैं साबित कर दूंगा कि मेरा इस मामले में कोई हाथ नहीं है। विनय बरूटा दृढ़ स्वर में कह उठा। कैसे साबित करेगा? पावड़े को सबके सामने ला खड़ा करूंगा। उससे पूछना, वो सारा सच बताएगा। विनय बरूटा के दांत भिज गए। ओमी खुर्राम की सख्त निगाह विनय बरूटा पर थी। मुझे लगता है कि इस सारे काम के पीछे देवराज चौहान है, विनय बरूटा ने कहा। कैसे? ओमी खुर्राम के चेहरे पर कड़वे भाव थे। सोहनलाल और पावड़े पहले से ही दोस्त थे। किसी तरह देवराज चौहान को इस बात की खबर थी, या सोहनलाल को पावड़े से ही सब कुछ पता चला। इसके बाद देवराज चौहान ने योजना बनाई। सोहनलाल ने पावड़े को काम के लिए तैयार किया, और तो देवराज चौहान मुझे यहां छोड़ क्यों गया? सोहनलाल ने व्यंग से कहा। ताकि शक की सुई मेरी तरफ मोड़ी जा सके कि पावड़े मेरे इशारे पर काम कर रहा था। इसके लिए मुझे यहां छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? इसके तो और भी कई तरीके हो सकते थे। सोहनलाल मुस्कुराया। ज्यादा मुस्कुराओ मत, मैं सच बात को सामने ले आऊंगा। विजय बुर्रा विजय विजय बरूटा गुर्राया। कैसे? पावड़े को मैं 24 घंटों में ढूंढ कर सामने ले आऊंगा, विनय बरूटा ने पक्के स्वर में कहा। तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा अगर अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहते हो तो, ओमी खुर्राम तीखे स्वर में बोला। अभी आवाज को नरम रखो तुम, विनय बरूटा ने ओमी खुर्राम को घूरा। मुझे ऐसे लहजे की आदत नहीं है। परसों जैम डिमोरा खुद इंडिया पहुंच रहा है, विनय बरूटा। ओम ओम ओमी खुर्राम की आवाज स्वर तीखा ही रहा। परसों बहुत दूर है। मैं आजकल में ही पावड़े को पकड़कर तुम्हारे सामने खड़ा। तभी ओमी खुराम का फोन बजने लगा। ओमी खुराम ने बात की। दूसरी तरफ सैम था। बात करके ओमी खुराम ने फोन बंद किया और विनय बरूटा को देखते ही कड़वे स्वर में बोला, विक्की पावड़े अपने फ्लैट पर नहीं है। दरवाजा खोलकर भीतर देखा, वो नहीं मिला, ना ही दौलत। ऐसा तो होना ही था। विनय बरूटा ने जहरीली निगाहों से सोहनलाल को देखा। वो दौलत के साथ देवराज चौहान के पास होगा। देवराज चौहान सफल हो जाने का जश्न मना रहा होगा। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तो कितना खुश होगा। तुम जबरदस्ती देवराज चौहान को इस मामले में घसीट रहे हो? सोहनलाल तेज स्वर में बोला। नहीं, बल्कि तुम मुझे इस मामले में घसीट रहे हो। विनय बरूटा के चेहरे पर गुस्सा उभरा। बेहतर होगा कि तुम पावड़े को ढूंढकर सामने लाओ, ओमी खुराम ने बरूटा से कहा। विनय बरूटा दांत भींचे पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गायब ना हो जाना विनय बरूटा, ओमी खुराम ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। विनय बरूटा ठिठक कर पलटा। अपना लहजा ठीक करो। जैम डिमोरा मेरा दोस्त है और तुम उसके इशारे पर काम करते हो, विनय बरूटा गुर्राया। जैम डिमोरा को अपनी दौलत वापस चाहिए। अगर इस मामले में तुम्हारा हाथ नहीं है तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगा, ओमी खुर्राम तीखे स्वर में बोला। कहा तो मेरा हाथ नहीं। विनय बरूटा के दांत भिजे हुए थे। साबित करो। कहने का कोई फायदा नहीं। तुम अपने लहजे पर काबू रखो, साबित कर दूंगा मैं। कहने के साथ ही विनय बरूटा कमरे से बाहर निकलता चला गया। ओमी खुर्राम ने सोहनलाल को देखा। सोहनलाल ने सिगरेट निकाली और सुलगाने लगा। तुमने कहा था कि विक्की पावड़े का प्रोग्राम दौलत लेकर अपने फ्लैट पर जाने का था, ओमी खुर्राम बोला। मैंने ये भी कहा था कि कहीं मेरी वजह से उसने अपना प्रोग्राम बदल ना लिया हो। उसे डर रहा होगा कि मैं उसे तलाश करूंगा। वो अपने फ्लैट पर नहीं मिला।
तुम्हारी बात को सच मानूं तो आनन फानन में वो इतनी बड़ी दौलत लेकर कहाँ जा सकता है? मैं नहीं जानता। उसके किसी पहचान वाले के बारे में बताओ। मैं उसकी किसी पहचान वाले को नहीं जानता। किसी को भी नहीं? एक को भी नहीं? रघु का पता जानते हो? हाँ। कहने के साथ ही रघु का पता बताया सोहनलाल ने। ओमी खुराम ने सैम को फोन करके रघु का पता बताकर कहा कि देखो वो कहाँ है। सोहनलाल ने गंभीर भाव में कश लिया। ये भी तो हो सकता है कि इस मामले में सच में देवराज चौहान का हाथ हो। ओमी खुराम बोला। बकवास, सोहनलाल ने मुंह बनाकर कहा। देवराज चौहान तो जानता भी नहीं कि मैं किसी काम में हूं। ये तो तुम कहते हो। तुम्हारी इस बात का भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम देवराज चौहान की पहचान वाले हो। पावड़े जब मिलेगा तो सब सच सामने आ जाएगा, सोहनलाल ने कहा। जैम डिमोरा की दौलत दो डकैती करने वालों के बीच कहीं फंस गई है। एक तरफ देवराज चौहान जैसा डकैती मास्टर है तो दूसरी तरफ विनय बरूटा जैसा इंसान जो कि डकैतियां करता है। इतना तो पक्का है कि इन दोनों में से ही किसी के पास दौलत है। ओमी खुराम बोला। तुम्हारा ख्याल गलत भी हो सकता है। कैसे? ये तो मैं जानता हूं कि इस मामले के पीछे देवराज चौहान का हाथ नहीं है। उधर पावड़े के बारे में सोचूं तो उसकी किसी बात से मुझे इस बात का शक नहीं हुआ था कि उसके पीछे कोई है या विनय बरूटा है। मेरे ख्याल से यह पावड़े का अपना प्लान था, सोहनलाल ने सोच भरे स्वर में कहा। क्या पता पावड़े ने तुम्हें सब कुछ बताया हो। तुमने देवराज चौहान को बताया। ऐसे में देवराज चौहान ने तुमसे कहा कि तुम इस काम के लिए पावड़े को तैयार करो, जो कि विनय बरूटा से सारे प्रोग्राम की खबर ला सकता था। तुमने पावड़े को मोटा हिस्सा देने की बात कहकर तैयार कर लिया। इसके बाद इस काम को अंजाम दिया गया। विनय बरूटा की इस बात पर भी गौर किया जा सकता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो ऐसा सोच रहे हो। पावड़े के सामने आते ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओमी खुराम सिर हिलाकर बोला। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूं कि जैम डिमोरा की दौलत देवराज चौहान या विनय बरूटा ने ही लूटी है। इतनी बड़ी दौलत पर हाथ डालने का हौसला ये दोनों ही कर सकते हैं। फिर तो विनय बरूटा के चांसेस ज्यादा हैं। उसके पास दौलत के बारे में हर खबर थी। खबर विक्की पावड़े के पास भी थी जो कि देवराज चौहान के साथ मिलकर तैयारी कर रहा। तुम्हारे भौंकने से कुछ नहीं होगा। पावड़े को पकड़ो, सच बात उसके मुंह से सुन लेना, सोहनलाल उखड़े भाव में कह उठा। 1 घंटे बाद सैम का फोन आया। उसने बताया कि रघु के एक कमरे के फ्लैट के दरवाजे पर ताला लटका था। रघु के एक कमरे के फ्लैट के दरवाजे पर ताला लटक रहा है और आसपास से पता करने पर मालूम हुआ कि कल शाम को वो गया था। उसके बाद अभी तक नहीं लौटा। ओमी खुराम ने सैम से कहा कि वो वापस आ जाए, उनके पास काफी बातें हैं उसे बताने को। फिर फोन बंद करके खुराम ने सोहनलाल को कड़वे स्वर में कहा। विक्की पावड़े और रघु दोनों ही अपने घरों में नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वक्त वो दौलत के साथ विनय बरूटा की देखरेख में है या देवराज चौहान के पास है। इन दोनों के अलावा तीसरा है ही नहीं कोई जिसे यहां रखी दौलत के बारे में मालूम होता। देवराज चौहान का इस मामले से कोई मतलब नहीं है और मुझे लगता है कि विनय बरूटा को भी कोई खबर नहीं होगी कि पावड़े क्या कर रहा है, सोहनलाल ने कहा। मैं भी उलझन में हूं कि वो दोनों दौलत लेकर कहां गए। तुम्हें विनय बरूटा पर शक है तो उससे सख्ती से पूछताछ करते। परसों जैम डिमोरा आकर सब संभाल लेगा। तुम जैम डिमोरा को नहीं जानते, उसे सब कुछ ठीक करना आता है। ओमी खुराम का स्वर सख्त था। अगला दृश्य। सैम वापस आया। साथ में तीनों साथी थे। सुबह के 10 बज रहे थे और सोहनलाल फर्श पर गहरी नींद में सोया हुआ था। ओमी खुराम एक कुर्सी पर बैठा था जो कि सोहनलाल के सो जाने के बाद बुटीक वाली जगह से लाया था। उसने सैम को और 3 साथियों को देखा, वैसे ही बैठा रहा। तूने फोन पर कहा कि मुझे बताने को बहुत कुछ है, सैम बोला। हाँ। ये कब सोया? आधा घंटा पहले। रात का जगा या गहरी नींद में है?
आखिर इसने तिजोरी खोलने में काफी मेहनत की है। उम्मी खुराम ने व्यंग से तीखे भाव में कहा। बहुत गड़बड़ हो रही है इधर, सब कुछ संभालना कठिन हो रहा है। विनय बरूटा आया था। कोई नई बात? सैम की निगाह उम्मी खुराम पर टिक गई। सब कुछ ही नया है, उम्मी खुराम ने सख्त स्वर में कहा। विक्की पावड़े जिसने सोहनलाल के साथ मिलकर। सोहनलाल कौन? ये, उम्मी खुराम ने नींद में डूबे सोहनलाल की तरफ इशारा किया। इसने विक्की पावड़े और रघु के साथ मिलकर तिजोरी में रखी जैम डिमोरा की दौलत लूटी। जिस विक्की पावड़े को तो ढूंढने गया था, जानता है वो कौन है? कौन? विनय बरूटा का साथी। इन दिनों विनय बरूटा के साथ काम कर रहा था वो। नहीं, सैम के होंठों से निकला। तो क्या विनय बरूटा ने दौलत पर हाथ साफ किया है? दूसरा साथी कह उठा। इस बारे में विनय बरूटा ने क्या कहा? सैम सैम शब्दों को चबाकर बोला। विनय बरूटा पावड़े की हरकतों से खुद बेखबर बताता है। वो कहता है उसे नहीं पता कि पावड़े ये सब कर रहा था। झूठ बोलता है वो। सैम गुर्रा उठा। मेरा भी यही ख्याल है। विनय बरूटा का काम ही मोटी मोटी दौलतें लूटना है। जैम डिमोरा की इतनी बड़ी दौलत सामने पाकर वो बेईमान हो गया और ये काम कर दिया। उम्मी खुराम बोला। सावधानी ये बरती कि वो खुद सामने नहीं आया। ये काम पावड़े को आगे रखकर किया। मैंने उससे कहा तो वो ये मानने को तैयार नहीं कि। उसके मानने या ना मानने से क्या होता है? सब कुछ हमारे मानने या ना मानने पर है। सैम के चेहरे पर कठोरता के भाव आ गए। अब कहाँ है अब कहाँ है विनय बरूटा? तुमने उसे यहाँ बिठा क्यों नहीं लिया? जैम डिमोरा से मेरी बात हुई, उसने कहा उसके आने तक विनय बरूटा से सख्ती न की जाए। ये वैन की निकल रहा है मेरे मुंह से हर बारी। सैम के होंठ भिचरे। जैसा कि विनय बरूटा कहता है, उसका इस मामले से कोई मतलब नहीं है। वो कहता है वो पावड़े को ढूंढकर सामने ला खड़ा कर देगा। समझो वो विक्की पावड़े को ढूंढने गया है। उम्मी खुराम सैम को घूरता कह उठा। कोई बात नहीं, वो विक्की पावड़े रघु के साथ बैठा जैम डिमोरा की दौलत की से चकाचौंध हो रहा हो, हमें मूर्ख समझ रहा हो। तुमने ये ताजा हालात जैम डिमोरा को बताए? सैम बोला। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अभी और कुछ भी है बताने को? विनय बरूटा कुछ और भी कहता है। बता। क्या? ये सोहनलाल, उम्मी खुराम बोला, डकैती मास्टर देवराज चौहान की खास पहचान वाला है। देवराज चौहान? तगड़ा डकैती मास्टर है, मैंने उसके बारे में सुन रखा है। उम्मी खुराम ने सिर हिलाया। इधर सोहनलाल और विक्की पावड़े में पहचान है। विनय बरूटा कहता है कि पावड़े उससे जानकारी लेता रहा और सोहनलाल को देता रहा। सोहनलाल ने जैम डिमोरा की दौलत के बारे में देवराज चौहान को बताया तो देवराज चौहान ने सोहनलाल के माध्यम से पावड़े को फंसाया और दौलत लूटने का प्लान तैयार किया। देवराज चौहान को पावड़े से जानकारी मिल रही थी। इस तरह देवराज चौहान ने जैम डिमोरा की दौलत लूट ली, परंतु सोहनलाल को जानबूझकर बेहोश छोड़ गए कि होश में आने पर यह पावड़े के बारे में बताए। ये बताए कि पावड़े विनय बरूटा के साथ है, ताकि विनय बरूटा फंसे और देवराज चौहान जैम डिमोरा से बच जाए। सैम ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। क्या कहता है? उम्मी खुराम बोला। ऐसा भी हो सकता है, सैम ने कहा, लेकिन पहला शक विनय बरूटा पर जाता है कि वो पावड़े के करीब था। ये तो अजीब बात है कि दो डकैती करने वालों के बीच जैम डिमोरा की दौलत फंस गई। सोहनलाल इस बारे में क्या कहता है? सोहनलाल तो स्पष्ट इनकार करता है कि देवराज चांद का इस मामले से कोई वास्ता नहीं। ये तो इनकार करेगा ही। ये क्यों कहेगा कि देवराज चांद भी इस मामले में है? सैम गंभीर हो चुका। इससे तो हालात काफी उलझे महसूस हो रहे हैं। कैसे पता चले इस मामले के पीछे किसका हाथ है? देखते हैं कि विनय बरूटा विक्की पावड़े को तलाश करके लाता है या नहीं। अगर लाता है तो समझो इस मामले में उसका हाथ नहीं है। उम्मी खुर्राम खुशी से चेयर पर बैठा सैम को देख रहा था। देवराज चौहान कहाँ रहता है? सैम ने पूछा। पता नहीं। सोहनलाल से नहीं पूछा? अभी नहीं पूछा। ये उलझन वाला मामला है, मैं सोच रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। पास खड़ा एक साथी कह उठा। देवराज चौहान से बात करो,
उसे वार्निंग दो, उससे दौलत मांगो वापस, देखते हैं कि वो क्या कहता है। ये ठीक कहता है, सैम बोला। मेरे ख्याल में हमें एक दिन का इंतजार करना चाहिए। ओमी खुराम सोच भरे स्वर में कह उठा। हो सकता है विनय बरूटा सही कह रहा हो, वो विक्की पावड़े को हमारे सामने ले आए। पावड़े सामने आ गया तो उसे सब कुछ बताना ही होगा कि उसके पीछे कौन है और दौलत कहाँ है। इस बीच हम जैम डिमोरा से भी बात कर लेते हैं। अगर देवराज चौहान इस मामले में है तो सोहनलाल को जरूर पता होगा। इसका मुंह खुलवाएं, सैम बोला। मेरे ख्याल में पहले जैम डिमोरा को बता देना चाहिए कि यहाँ क्या चल रहा है, ओमी खुराम ने कहा। ठीक है, जैम डिमोरा से बात कर लो। मैं चाहता हूं कि चाहे कैसे भी हो, सारी दौलत को वापस लाया जाए। ये बाद में देखा जाएगा कि किसका काम है और किसने किया है। तुम बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, सैम बोला। दौलत तभी वापस मिल सकती है जब पता हो कि वो किसके पास है। हमारे सामने दो नाम हैं, विनय बरूटा और देवराज चौहान, परंतु दौलत किसके पास है ये बात विक्की पावड़े बता सकता है। मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूं। तो तुम्हारे ख्याल से पावड़े हमारे लिए जरूरी है? बहुत जरूरी है। उसे विनय बरूटा ढूंढ रहा है, ओमी खुराम ने कहा। क्या पता विनय बरूटा पावड़े की गोद में सिर रखे लेटा हो। ओमी खुराम और सैम की नजरें मिली। पास खड़े तीनों साथियों में से एक ने कहा, मेरे ख्याल में हमें देवराज चौहान से भी सीधी बात करनी चाहिए। देखें तो सही वो क्या कहता है। ख्याल बुरा नहीं है, दूसरे साथी ने कहा। उसके बाद ही सोचेंगे कि हमें क्या कदम उठाना चाहिए। देवराज चौहान के पास दौलत है तो वो हमारी बात सुनकर वो ये तो नहीं कहेगा कि वो दौलत वापस देने को तैयार है। हम देवराज चौहान को अपनी बातों में फंसाने की चेष्टा करेंगे, उसका मुंह खुलवाने की कोशिश करेंगे, ओमी खुर्राम बोला। चलिए दोस्तों, यहाँ सीन चेंज हो रहा है, तो फिलहाल यहीं रोकते हैं आज की कहानी। इसके आगे काफी लंबा सीन है, 6 पेज पर है। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं आज थोड़ा सा लेट मिला होगा आपको ये कहानी। उसका कारण ये है कि आपने देखा ही होगा, बहुत सारी बारिशें पड़ रही हैं, बिजली बारी बारी जा रही है, तो उस चक्कर में सारा मामला लेट हो गया। चलो पहले हम सबसे पहले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। मैं जरा देखूं किस किस भाई ने कमेंट किया है। 9+, भले 100 भी हो, 9+ ही दिखाता है। ओके, आज तो 14-15 लोगों ने कमेंट किए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पुराना कमेंट, तो ये गौरव ने कमेंट किया हुआ है। ये तो 23 घंटे पुराना दिखा रहा है। मुझे लग रहा है जैसे ही वीडियो पोस्ट हुआ उसके बाद ही गौरव ने कमेंट कर दिया। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग गौरव भाई। आचार्य मिश्रा जी कहते हैं, नाइस, एक्सीलेंट, सिंपली बेस्ट नरेशन बाय मास्टर नरेटर। अरे जरा नवाजी, इतनी। आई मिस्ड यू ऑन लाइव चैट, एंशियसली वेटिंग फॉर मास्टर प्ले। मास्टर प्ले मुद्रा राक्षस, ओके। हाँ, अभी विल स्टार्ट मुद्रा राक्षस शॉर्टली। महेंद्र त्रिपाठी जी कह रहे हैं, धन्यवाद भाई तीसरे पार्ट के लिए, और आपने जैसा कहा था सुबह 5 बजे आपने पोस्ट कर दिया। मैं 5:30 बजे देखा तो आ गया था। महेंद्र जी, आप आज भी आप देखेंगे तो 5:30 बजे तक तो होगा ये पक्का। फिक्र की कोई बात नहीं है। हाँ, 5 पूरे 5 पे नहीं जाएगा।
देवीलाल सोलंकी जी कहते हैं, विक्रम जी आप कहानी बहुत अच्छी रीड करते हैं, मजा आ रहा है कहानी सुनकर। धन्यवाद देवीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप ये वाली कहानी भी सुनेंगे ताकि आपको ये पता लग सके कि आपके भाई ने आपके कमेंट का उत्तर दे दिया है। अगला कमेंट कृष्णा बहन ने लिखा है, विक्रम भाई पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कहानी को शुरू किया। आपने जिस तरह से परिचय दिया है वो सराहनीय है। मैं भी प्राचीन भारत के इतिहास की छात्रा रह चुकी हूँ। मुझे तो बहुत ही आनंद आया परिचय सुनकर, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो मुझे नहीं मालूम थी। आपके ज्ञान के भंडार की मैं तारीफ करती हूँ। बढ़िया प्रस्तुति, धन्यवाद कृष्णा बहन। ज्ञान का भंडार तो अतिशयोक्ति हो जाएगी मेरे जैसे आदमी के लिए। हाँ, ये है कि अब बहुत सी बातें हैं जो जो पढ़ते हैं लोग उनको जरा ज्यादा याद रह जाता है। और अब आप जानते ही हैं, जिन्हें उपन्यास पढ़ने का शौक होता है उन्हें और भी चीजें पढ़ने का शौक होता ही है, तो इस चक्कर में आ जाता है। ओके, एनीवेज धन्यवाद कृष्णा बहन। आगे बढ़ते हैं। ओ, पापा तिवारी बाबा जी लखनऊ वाले, लखनऊ वाले ही थे ना? हाँ, एक मिनट। नहीं, हाँ लखनऊ वाले ही हैं, त्रिपाठी बाबा लखनऊ वाले, अमित त्रिपाठी बाबा। त्रिपाठी बाबा जी जय भोले। सुनिए क्या कह रहे हैं भाई, फिर मूड खराब हो गया? अरे क्यों, क्या हो गया? डकैती का जादूगर पार्ट 5 दिया, क्या फायदा ऐसे सुनने का? पार्ट 5 दिया, मैं समझा नहीं। डकैती के जादूगर पार्ट 5 भी दिया? पार्ट 5 भी दिया? क्या फायदा ऐसे सुनने का? बाबा जी आपकी बात मुझे ठीक से समझ नहीं आई, कोई त्रुटि हो गई तो खेद है। लेकिन डकैती का जादूगर का तो अभी चौथा पार्ट कर रहा हूँ, पार्ट 5 कहाँ दे दिया मैंने। बट ये है कि पार्ट्स में तो कहानी, ये तो भाई की कमजोरी है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। या तो मैं हफ्ते भर बाद पोस्ट कर दूंगा, या फिर ऐसे एक एक रोज रोज कर दूंगा। दोनों में से एक ही बात है, जैसी आप लोगों की इच्छा हो। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे ही कर दो, तो ऐसे ही स्वीकारिए, क्योंकि भारत लोकतंत्र है, मेजोरिटी के साथ चलना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित भारती जय हिंद जी कहते हैं, मैनी मैनी थैंक्स सर, थैंक यू फॉर द अपलोड, थैंक यू फॉर बीइंग कंसिस्टेंट लिसनर वॉचर whatever। थैंक यू अमित जी। अमर सिद्धि जी कह रहे हैं, विक्रम भाई पंजाब में बहुत भारी बाढ़ आई हुई है। हाँ भाई, भगवान से प्रार्थना है कि अपना क्रोध शांत करें भगवान। इंसान हम ऐसे ही हैं, गलतियां करते रहते हैं, लेकिन आप इंसानों के साथ साथ निरीह पशुओं को भी, उनकी तो कोई गलती नहीं है, उन्हें क्यों मार रहे हैं? तो अमर भाई क्या कह सकते हैं, भगवान की इच्छा के आगे किसी की चलती नहीं है, पर प्रार्थना ही कर सकते हैं। हम प्रार्थनाओं में, आप सभी लोग, वो सब जो पानी जिनको तंग कर रहा है, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। उम्मीद है भगवान जल्दी कुछ करेंगे। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। दिनेश भाई कह रहे हैं, विक्रम भाई कहानी बहुत अच्छी है। धन्यवाद दिनेश भाई। बी आर चोपड़ा साहब कह रहे हैं, वेयर इज देवराज चौहान? चोपड़ा साहब हम भी बहुत परेशान हैं, 4 घंटे हो गए हैं, देवराज चौहान आ नहीं रहा है। अब आपका महाभारत होता तो अभी आ गया होता कोई ना कोई, है ना? लेकिन आ जाएगा, मुझे लग रहा है अगले अगले बारी में आ जाएगा। कहानी का स्वरूप ऐसा हो गया है। टैक्स सोल्यूशन जी कह रहे हैं, नाइस सर, थैंक यू सर। कृष्णा बहन का अगला कमेंट आया है, बढ़िया स्टोरी, खासा उपन्यास सोहनलाल ने संभाल रखा है, देखिए देवराज चांद कब आता है। बढ़िया प्रस्तुति हमेशा की तरह, धन्यवाद कृष्णा बहन, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें भी उम्मीद है कि देवराज चांद जल्दी आ जाए, लेकिन आप आज चौथा घंटा बिता चुका हूँ, देवराज चांद अभी तो नहीं आया, लेकिन अब मुझे लग रहा आ रहा है। ये बात आपने सही कही कि सोहनलाल ने अच्छा खासा संभाल रखा था। ये ना सोहनलाल, मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें सोहनलाल पूरा खुले में गुंडागर्दी कर रहा था भाई, किसी शहर में जाकर। मुझे कहानी का नाम याद नहीं आ रहा। वहां जाकर इसने बढ़िया एक माफिया को लटका दिया था, ठीक है। और सोहनलाल यहाँ, अब वो दूसरा सोहनलाल हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन है वो अनिल मोहन जी का ही सोहनलाल। तो ये सोहनलाल, या फिर जैसे कहते हैं ना कि शादी हो जाने के बाद ना आदमी का सिस्टम
क्लीन फॉर्मेट हो जाता है। तो जब से शादी हुई है ना सोहनलाल की, तब से सोहनलाल में ना जो करंट है वो निकल चुका है, वो स्पार्क खत्म हो गया सोहनलाल में से। तो अगर ऐसा है भी तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सबके साथ ऐसा होता है। क्योंकि शादी के बाद ना सिस्टम, बायोस भी जो है ना वो भी फॉर्मेट हो जाता है, वो नया सिस्टम चढ़ जाता है उसके ऊपर। तो वो पुरानी जो हरकतें हैं उनमें दम नहीं रहता। खैर देखते हैं आगे वाले एपिसोड्स में। राजेश जी कह रहे हैं नाइस, थैंक यू फॉर योर कमेंट राजेश जी। विजय भाई का कमेंट आया, बड़ी देर से इंतजार कर रहा था मैं। विजय भाई क्या बात है, आप नाराज हो गए क्या? कमेंट कम कर रहे हैं आजकल आप। मुझे लगता है आप देवराज चौहान आने वाला है, क्योंकि सोहनलाल के साथ धोखा हो चुका है, तो वो शायद शिकायत करेगा आप जाकर, या फिर देखना देवराज चौहान की एंट्री हो जाएगी। सोहनलाल के साथ हुए धोखे का बदला तो वही ले सकता है। बात तो सही है आपकी, बदला देवराज नहीं, सोहनलाल भी बदला ले सकता है। मैंने बताया तो, एक कहानी मैंने पढ़ी है या सुनी है जिसमें सोहनलाल पूरा मतलब, उसमें सारी कहानी सोहनलाल पर ही चलती है, उसमें कहीं नहीं है देवराज चौहान, और वो इस पूरे एक माफिया से भिड़ जाता है ये। तो अकेला सोहनलाल कर तो सकता है कुछ, पर ये देवराज चौहान की कहानी है तो हाँ शायद। ठीक कहा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लखनऊ वाले तिवारी बाबा जी कह रहे हैं विक्रम भाई 4 पार्ट कहाँ है? बाबा जी आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं 24 घंटे में एक ही डाला करूंगा, सुबह 5 बजे आपको मिल जाएगा। तो आप अपनी कंटिन्यूटी वैसी बना लें कि 5 बजे के बाद से जब मर्जी एपिसोड आपको मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा 24 घंटे में एक ही। ये थोड़ी सी भाई की, क्या कहें, क्या कहते हैं उसको, लिमिटेशन है। भाई पार्ट तुरंत अपलोड किया करिए, मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है। ठीक है बाबा जी, उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्र जी, गुड, थैंक यू शैलेंद्र जी। घूमना फिरना, भाई कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, अच्छा है, थैंक यू भाई जी। ए एस व्यास कह रहे हैं सुनील और विमल एक साथ खाली वार कहानी में हैं। हाँ शायद, मतलब मुझे कहानी का नाम तो पक्का याद नहीं है, लेकिन हाँ शायद मुझे पता है एक कहानी में है, सुनील उसे बदलने का मौका देता है शायद। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, मुझे ना, मतलब सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने, ठीक है उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन एक तो होता है इंसान परिस्थितियों से हार जाए, वो तो एक अलग बात है। एक जो इंसान खुद ही हारा हुआ हो ना अंदर से, वो हीरो नहीं हो सकता। और विमल और जीत सिंह भी करीब करीब वैसे ही हैं। अगर आप देखो तो वो पहले से ही हारे हुए हैं, मतलब उनको ना भगवान ऐसे थाली में रखकर चीज दे रहा है और वो उसे लात मार देते हैं। ये मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, यानी ये मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप कोई बुरा काम करिए, लेकिन एक बैलेंस रखना जरूरी होता है इंसान के लिए। और वैसे भी इस तरह के कैरेक्टर को, जो हर काम में यू नो गिरते तरफ जा रहा हो, जो वो कैरेक्टर हीरो बनने के लायक नहीं है। पता नहीं क्यों बनाए हुए इन्होंने। तो फॉर सम रीजन मुझे ये विमल और जीत सिंह दोनों पसंद नहीं आए, क्योंकि हीरो वो होता है जो परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़े, जैसे अपना देवराज चौहान है। ये भी तो भाई, इसकी भी तो सिचुएशन वैसी ही रहती है, लेकिन ये सिचुएशन, क्योंकि हम जो भी साधारण मानव जो है, वो लार्जर देन लाइफ को क्यों देखता है? मतलब अगर उसे यही देखना हो तो, अगर आजकल तो वो फिल्में बनती नहीं है, पहले बनती थी, उसे आर्ट सिनेमा कहा जाता था, वो ऐसी होती थी वो, विमल और जीत सिंह जैसी। उसमें हीरो वही, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ओमपुरी साहब, नसीरुद्दीन शाह जी, फारूक शेख जी, सबको, लेकिन वो स्टोरीज
भारत में जनसाधारण को इसलिए पसंद नहीं आती थी क्योंकि वही जीवन तो भारत का जनसाधारण खुद जी रहा है। हमें क्या बता रहे हो किस्मत कैसे लात मारती है? हमें तो लातें पड़ती रहती हैं सुबह शाम उठते बैठते। तो आपको वो चीज अच्छी लगती है जो आपको ऊंचाई की तरफ ले जाना चाहे, कोई इस तरह का यू नो रास्ता दिखाए जो आपका हौसला बढ़ाए, ना कि ये कि आपको नीचे गिराए, यानी आपको मेंटली ही नीचे गिरा दे। तो इसलिए खैर ये मेरी अपनी सोच है, उम्मीद है हो सकता है आप लोगों को ना पसंद आई हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हीरो शुड बी लार्जर देन लाइफ। और इसीलिए हमारी हिंदी फिल्में और खासतौर पे साउथ की पूरी फिल्में कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं इतना? वहां पर हीरो रजनीकांत ऐसे ब्लेड मारता है, गोली दो हिस्से हो जाती है, ठीक है ना? तो वो भले अति हो जाती हो, लेकिन फिर भी इतना भी ज्यादा वो नहीं कि विमल की जितनी कहानियां हैं वो सारी ऐसी ही हैं, मुझे यहाँ इसने मार दिया, मुझे उसने मार दिया, मैं यहाँ मर गया, मैं वहां मर गया। वो इंसान को प्रेरणा क्या देगी? खैर, तो चलिए दोस्तों, आपके कमेंट्स मैंने पढ़ दिए हैं और उम्मीद है कि, क्योंकि मैं एक एक कमेंट्स को ना अभी उत्तर नहीं दे पाऊंगा, थोड़ी सी जब तक ये बारिशें हैं तब तक बिजली बिजली का थोड़ा ऐसा ही है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे इसका। मिलते हैं फिर हम इसके अगले भाग में, और तब तक शायद देवराज चौहान भी पहुंच जाएं। गाड़ी तो प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई है, अब देखते हैं टैक्सी पकड़ के कब आते हैं, ठीक है? तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अपने दोस्त विक्रम के साथ कहानी वार्ता को एंजॉय करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।